जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 1 जून टू 8 जून के जो है करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे। ये पर्टिकुलर सेशन हेल्पफुल है लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें हम कंसेप्चुअल चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं और फैक्चुअल चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे वहाँ पर याद करने की भी करंट अफेयर्स को। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीकली करंट अफेयर्स 1 से 8 जून के बीच में एक दिन जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए फेमस रहा, सबसे ज़्यादा लोग टीवी के सामने बैठे रहे, वो था 4 जून का दिन। उस दिन जो है 2024 के जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आया। हम अपने सेशन की शुरुआत भी वहीं से करेंगे क्योंकि ये देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन, जहां रिजल्ट आया, बातचीत हुई, बहुत सारा एनालिसिस हुआ। तो ब्रीफली हम पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर जो हमारा पॉलिटी के लिए, ठीक है जी, जो पॉलिटी का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के जनरल इलेक्शंस की 2024। देखिए 543 कंस्टिट्यूएंसीज में जो है ये चुनाव हुआ, 28 राज्यों में, 8 यूनियन टेरिटरीज में, 7 फेजेस में इलेक्शन कराया गया। देखिए ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आर्टिकल 324 के तहत आता है। चुनाव आयोग का काम है, जिस दिन ये इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उसी दिन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो जाती है। उसमें सरकार जो है कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता है। 7 फेजेस में ये इलेक्शन चला। अब इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 के मुकाबले में वो कम हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है इस समय पर ये चुनाव कराए जाते हैं। 2004 में जो चुनाव होने थे, उस समय पर जो ये चुनाव होने थे, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होने थे। उस समय पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय पर ये चुनाव जो है पहले करा दिए गए थे। उसमें देखिए ऐसा होता है, लोकसभा को पहले भंग किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। अगर उसको लगता है कि ये सही समय है चुनाव कराने का, तो वो चुनाव, क्योंकि उनको उस समय पर ये था कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो सरकार के फेवर में है, और पर ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट आया तो वो सरकार जो है पलट गई। बट कहीं ना कहीं ये कह लीजिए एनालिसिस था उस समय पर कि जो है फेवर में है इस समय माहौल, तो इस समय पर जो है चुनाव करा लिए जाए। तो ये चुनाव जो है उस समय पर मई जून में हुए। उसके बाद जो है ये हर 5 साल में, लाइक उसके बाद 2009, 2014, 19 और अब जो है 2024 में इसी पर्टिकुलर समय पर चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों का सुझाव ये भी है कि ये जो चुनाव हैं ये आपका या तो लाइक फरवरी और मार्च के महीने में हो जाने चाहिए, या जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में ये चुनाव होने चाहिए, ताकि गर्मी जो है कहीं ना कहीं सीधा सीधा इम्पैक्ट हो सकता है, वोटर टर्नआउट जो है इंप्रूव हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें जो रिजल्ट आया, ठीक है जी, रिजल्ट ये आया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला। ठीक है, क्लियर मैंडेट का मतलब यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। 272 का जो मेजॉरिटी का मार्क है वो किसी को नहीं मिला। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 99 सीट्स लेकर आई, जिन्होंने अपनी टैली काफी इंप्रूव करी। यहां पर जो है बीजेपी की सीट 303 से कम होकर 240 रह गई। समाजवादी पार्टी, दैट इज इन यूपी, 37 सीट्स। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 29 सीट्स। डीएमके जो है आपका तमिलनाडु में 22 सीट्स। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में 16 सीट्स। बाकी जो है अदर्स ने जो है 100 सीट के लगभग लिया, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट्स भी आते हैं, छोटी छोटी पार्टीज आती हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो उस समय पर सरकार कैसे बनती है। तो उस समय पर जो सरकार बनती है पॉलिटिकल अलायंस से, एक होता है प्री पोल अलायंस, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन से पहले अलायंस कर लिया है, सीट्स को डिवाइड किया, दोनों ने मिलकर जो है चुनाव लड़े, दोनों ने कॉमन जो है एक अपना कह लीजिए लोगों के सामने गए और बताया कि हम दोनों अलायंस में ये इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये स्टेट लेवल पर है, नेशनल लेवल पर हो सकता है। अब यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को
मेजॉरिटी नहीं मिली, बट एक पॉलिटिकल अलायंस जिसका था नाम एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस जो है पर्टिकुलर अलायंस को मेजॉरिटी मिली। 293 का मार्क, बाद में कुछ और लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, तो कुल मिला के 272 से काफ़ी ऊपर जो है उनके नंबर थे और दे आर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तीसरी बार शपथ ली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है, ये पहली मतलब दूसरी बार ऐसा हुआ है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू कि तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने शपथ ली हो। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने 47 to 52 तक जो वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो चुनाव लड़कर नहीं रहे थे। पहले चुनाव हुए थे 1952 में जनरल इलेक्शन, फिर 57 में, फिर 62 में, तो 3 बार लगातार वो कह लीजिए चुनाव जीते। 62 में जब वो कह लीजिए चुनाव जीते, उसके बाद 64 में 1964 में उनका देहांत हो गया था, ठीक है जी। तो 3 बार लगातार जो चुनकर आए, और सिमिलरली जो है यहाँ पर उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री ने तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ली है। अच्छा, अब सवाल आता है, नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है आपका 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है जी। एक मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और एक होता है आपका काउंसिल ऑफ सॉरी, ठीक है जी, एक है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी, एक है आपका एमओएस जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है, और एक तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर। अब इसमें भी जो है 2 फर्दर कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एमओएस इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और एक होता है सिंपली एमओएस, ठीक है। अब डिप्टी मिनिस्टर अभी कोई भी नहीं है, पिछले भी गवर्नमेंट में कोई नहीं था, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है और एमओएस है। देखिए, कैबिनेट जो मंत्री होता है वो अपनी मिनिस्ट्री का जो है कह लीजिए कंप्लीट चार्ज उसके पास होता है, वो हेड होता है पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री का। उनको असिस्ट करने के लिए एमओएस होते हैं, ठीक है, एमओएस हो सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनको असिस्ट करते हैं। तो इनके पास जनरली क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर 1 या 2 डिपार्टमेंट्स का चार्ज इनको दे देते हैं। जो एमओएस इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के इंडिपेंडेंट चार्ज होता है उनके पास, पर उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं होता। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने से क्या होता है, देखिए, एक होता है कैबिनेट की मीटिंग होना। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो जो भी कैबिनेट मंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली उस मीटिंग का पार्ट होगा। ऐसा एमओएस के साथ नहीं होता है, ठीक है। एमओएस को अगर स्पेशली बुलाया जाता है तो वो इस मीटिंग का पार्ट बनते हैं। तो सिमिलरली यहां पर एमओएस इंडिपेंडेंट के साथ यही कहानी है, जब भी मान लीजिए उनके मंत्रालय से रिलेटेड को काम होगा तो उनको बुलाया जाएगा, अदरवाइज जो है उनको नहीं बुलाया जाता है, वो ऑटोमेटिकली कैबिनेट कमेटी का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है जो भी मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है, और फाइनली जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी हमने बात करी, तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। एक अलग से हम सेशन में डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। सरकार ने ये पहले कहा भी कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है राष्ट्रपति जी को, बट अब उस पर चर्चा होगी। तो अब वो मुद्दा भी काफी ज्यादा चर्चा में है, उस पे हम जो है अलग से एक सेशन में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। इंटरनेशनल न्यूज में पहली न्यूज है आपका इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ये जो मीटिंग है ये कहां पर हुई, दिल्ली में, ठीक है। काउंटर टेररिज्म को लेकर देखिए, जापान जो है बहुत सारे मुद्दों पर भारत को हेल्प कर सकता है, भारत भी जो है जापान को हेल्प कर सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस को लेकर डिस्कशन हुआ, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो यूज़ की जा रही हैं टेररिस्ट के द्वारा, इंटरनेट का किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक मैंने पूरा सेशन लिया है, प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और उसका जो है डिस्क्रिप्शन का जो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रेडिकलाइजेशन, टेरर फाइनेंसिंग, ये कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं।
अब इसमें ये बात की गई कि किस तरीके से दोनों देश मिलकर जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स पर काम किया जाए। जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी इंडिया जापान करते भी हैं। कोलैबोरेशन होना चाहिए मल्टीलेटरल फॉरम्स में, जिसमें क्वाड, दोनों ही देश क्वाड के मेंबर हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और जापान जो है क्वाड के मेंबर हैं। रादर ये इनिशिएटिव जो है क्वाड के द्वारा ही सुझाया गया था। यूनाइटेड नेशंस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में फाटफ, ठीक है, जो कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट प्रोवाइड करती है टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी रिसेंटली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उससे बाहर आया है। तो इस तरीके से जहां पर कुछ देश टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते हैं या कहें तो उन पर एक्शन नहीं लेते हैं, उन पर जो है इंडिया और जापान कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका मीटिंग हुई भारत में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिच नेशंस फाइनली डिलीवर्ड ऑन $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज इन 2022। तो 2022 में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पहली बार $100 बिलियन, जो कि डिसाइड किया गया था पेरिस क्लाइमेट डील में और उससे पहले भी, कि $100 बिलियन जो है डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को देने चाहिए फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, जो अभी तक नहीं पूरा किया गया था। ये 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि $100 बिलियन से ज़्यादा की सहायता दी गई। सो डेवलप्ड कंट्रीज सरपास द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग $100 बिलियन एनुअली। तो 2022 में $115 बिलियन, ठीक है, $115 बिलियन की कह लीजिए सहायता या एड दी गई डेवलपिंग कंट्रीज को। सो पब्लिक सोर्सेस ये कहाँ से है, बायलेटरल, मल्टीलेटरल अकाउंट्स फॉर 80%, और इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर ने भी फंडिंग करी है। यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस डिफाइंड दे आर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, जिसमें एमिशंस, कार्बन एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात है। अडॉप्ट टू इट्स कंसिक्वेंसेस, जैसे कि सी वॉल्स को खड़ा करना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज़ के लेकर बात की गई थी कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करें। पर अच्छी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $38 बिलियन से बढ़ाकर $91 बिलियन कर दिया गया 2013 से 2022 तक। ये गवर्नमेंट के लेवल पर, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी ये फंडिंग करी गई है। तो कुल मिला के $115 बिलियन जो है डेवलप्ड कंट्रीज ने पहली बार $100 बिलियन से ज़्यादा की असिस्टेंस दी है डेवलपिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट आता है, इंडिया लुक्स टू एडवांस इनटू मंगोलिया टू सिक्योर कोकिंग कोल एंड द क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भारत की जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कह लीजिए एक तरीके से दो निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तो चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी, और एक थ्योरी है आपका डायमंड नेकलेस थ्योरी। देखिए, जो चाइना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के थ्रू इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया उसको काउंटर कर रहा है डायमंड नेकलेस थ्योरी के तहत, जिसमें मंगोलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। मंगोलिया के साथ हम अपने रिलेशंस को कैसे सुधारना चाहते हैं, तो इसका एक कह लीजिए एक एस्पेक्ट है यहाँ पर, जिसमें हम मंगोलिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं। India seeks resources from Mongolia bypassing China, so secure critical resources like coking coal, copper, rare earth elements from Mongolia. So why Mongolia? क्योंकि हम अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं चाइना पर। मंगोलिया में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया है विद मंगोलियन एम्बेसी। और चैलेंजेस क्या है, एवेक्यूएटिंग मिनरल्स, इंडिया सीक्स ऑल्टरनेटिव रूट्स टू अवॉइड चाइना। और कोकिंग कोल, जो कि मेटालर्जिकल कोल भी कहा जाता है, और या जिसको मेट कोल भी कहा जाता है, ये इस तरीके का कोल है जो कि स्टील बनाने में यूज होता है। ये आपको मंगोलिया में ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जो हैं हम चाहते हैं कि हम मंगोलिया से लें। नेक्स्ट आता है, डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी क्राइम्स, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पहले पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं जिनको कन्विक्ट किया गया है फेलोनी क्राइम से। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं ये सारी की सारा जो है षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, जो मेरे अगेंस्ट की जा रही है बाय द ओपोजिशन। पर यहाँ पर सवाल दो चीज़ें आती हैं, ये फेलोनी क्राइम्स क्या होता है, ठीक है। फेलोनी क्राइम्स जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो सबसे पहले फेलोनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। फेलोनी एक सीरियस क्राइम है जिसमें मतलब ये यूएस में टर्म यूज होती है, विच इज पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से ज्यादा की सजा है या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। इट इज द मोस्ट सीवियर क्लासिफिकेशन। यूएस में क्राइम्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है इन्फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसमें जो लीस्ट सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम्स नहीं है। एक आता है मिसडेमिनर्स, ठीक है, जिसमें माइनर ऑफेंसेस कहा जाता है। और एक आता है फेलोनी, ठीक है, फेलोनी जो कि सीरियस क्राइम्स में आता है। तो इन्फ्रैक्शंस, मिसडेमिनर्स और फेलोनी। तो ये फेलोनी मतलब सीरियस क्राइम पर जो है इन पर कह लीजिए आरोप है। अब ये क्या है? बेसिकली रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग द 2016 इलेक्शंस। ठीक है जी। सो दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ फेलोनी, और ही वाज कन्विक्टेड ऑन ऑल 34 चार्जेस जो उन पर लगाए गए थे टू अ स्कीम इन्वॉल्विंग हश मनी पेमेंट्स टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने जो है धांधलेबाजी की है टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, 2016 इलेक्शन जिनमें वो जीते थे, और इसमें जो है इनको सजा हुई है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई है। नेक्स्ट है आपका 21st शांग्रीला डायलॉग एंड्स इन सिंगापुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डायलॉग है शांग्रीला डायलॉग। ठीक है जी। सो 21st शांग्रीला डायलॉग एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है जो कि सिंगापुर में रैप अप हुआ 2 जून को। इसका 31 से 2 जून इसकी लोकेशन क्या थी? शांग्रीला होटल सिंगापुर। ये ऑर्गेनाइज किसने किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने और सिंगापुर की गवर्नमेंट ने। इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं? सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में, देखो जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जो खासकर बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक रीजन की जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना की बात हो रही है। ठीक है, घुमा फिरा कर। सो फैसिलिटेटिंग बायलैटरल डिस्कशन बिटवीन डेलीगेट्स, बायलैटरल डिस्कशंस होनी चाहिए। इसके अलावा क्या अप्रोच है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर? यूएस बहुत क्लियरली अब कह चुका है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का हिंज है, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो केंद्र बिंदु है वो इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन है। नेक्स्ट आता है शांग्रीला डायलॉग की। अगर हम बात करें, 3 दिन का इवेंट होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। दूसरा दिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें एक ट्रेडिशन है कि इसका जो ओपनिंग एड्रेस है वो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, या सिंपली कहें तो यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। देखिए, वहां पर मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं किया जाता यूएस में, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ होम, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है टू डिलीवर द ओपनिंग एड्रेस। क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग ये इवेंट का जो मतलब कह लीजिए शुरुआत करने की कह लीजिए क्रेडिट दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था, ब्रिटिश स्ट्रेटेजिस्ट सर जॉन चिपमैन के द्वारा। शांग्रीला डायलॉग, पहला ओपनिंग एड्रेस यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कहीं ना कहीं यूएस का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। सिंगापुर में हुआ, और इसमें जो है सिक्योरिटी इशूज़, खासकर एशिया पैसिफिक के सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर बातचीत हुई। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़, इंडिया टू होस्ट IATA's एनुअल ग्लोबल एयरलाइन समिट आफ्टर 42 ईयर्स। 42 साल के बाद इंडिया जो है IATA का एनुअल ग्लोबल एयरलाइन समिट जो है होस्ट करने जा रहा है। अब ये IATA क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? देखिए, सबसे पहले इंडिया विल होस्ट 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंडिया में पिछले कुछ सालों से जिसको कहा जाता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ट्रेवलर्स, एयर ट्रेवलर्स की, मतलब कह लीजिए जो हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो अनप्रेसिडेंटेड चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है जी। तो अब कहीं ना कहीं दुनिया को पता है कि यहाँ पर जो सिविल एविएशन है वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है। सो सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर एविएशन इंडस्ट्री कैलेंडर। होस्ट एयरलाइन कौन थी? इंडिगो, इंडियाज लीडिंग एयरलाइन, विल स्पॉन्सर द इवेंट अलोंगसाइड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। With the growing demand, capacity and well-managed airlines, India is projected to become a global aviation hub within the next 15 years. ठीक है, अगले 15 साल में जो है ग्लोबल एविएशन का हब होंगे। अब इसमें भारत चाहता क्या है? सर्विसेज को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत में भी एक बड़ा हब बने। ठीक है, तो और ऑब्वियसली उससे जॉब्स आपकी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट आता है इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू क्यूबा। ठीक है, क्यूबा सेंट्रल अमेरिका में एक आइलैंड कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री माना जाता है। वहाँ पर हमने जो है एक मानवीय सहायता पहुँचाई है। सो इंडिया शिप्ड 90 टन्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि
दवाइयाँ बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि क्यूबा इस पर्टिकुलर एसेंशियल सप्लाईज की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस मेडिसिन, इसकी कमी वहाँ पर चल रही है। द APIs आर एसेंशियल कंपोनेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस मेडिसिन। दिस एड शिपमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट कि हम क्यूबा को हेल्प कर रहे हैं इन देयर टफ टाइम्स। रिपब्लिक ऑफ क्यूबा इज एन आइलैंड कंट्री इन द कैरिबियन लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। हवाना उनकी लार्जेस्ट सिटी है और वहाँ की कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये जानकारी है। ये देखिए, ये आपका ये फ्लोरिडा स्टेट है। ठीक है, अगर आप US की फ्लोरिडा स्टेट को देखेंगे, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट को देखेंगे, यहाँ पर आपका केप एनरिवल है, इसके साउथ में आपको ये क्यूबा कंट्री मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हाइती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। हमने अभी रिसेंटली डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में भी चर्चा की थी। हाइती और ये एक ही आइलैंड में है। हाइती काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, डोमिनिकन काफ़ी डेवलप्ड पार्ट है। ठीक है जी, इसके यहाँ पर आपको क्यूबा है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। तो ये मैंने आपको इस पूरे के पूरे रीजन का भी एक ब्रॉड आइडिया हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है वॉल्वो टू इशू वर्ल्ड्स फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट अहेड ऑफ द यूरोप, अहेड ऑफ द EU रूल्स। तो वॉल्वो जो है दुनिया का पहला फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट जो है इशू करने जा रहा है। अब ये EV बैटरी पासपोर्ट मतलब ये क्या है, ये पासपोर्ट क्या होता है? देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक रूल पास किया है रिसेंटली, और जो कि आपका लागू हो जाएगा फरवरी 2027 में, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी EV बैटरीज होंगी यूरोपियन यूनियन में, मतलब जो गाड़ियां बिकेंगी उसमें जो जो है EV बैटरीज होंगी, उनका सारा का सारा डिटेल जो है आपको सरकार को देना होगा। उसमें क्या होगा, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है बैटरीज की, ओरिजिन क्या है ऑफ द की मटेरियल्स, मतलब ये जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए लिथियम आयन बैटरी है तो लिथियम आयन कहाँ से आया है, ठीक है, दुनिया के किस कोने से आया है, देयर कार्बन फुटप्रिंट, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, और रिसाइकल्ड कंटेंट इसमें कितना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यूरोपियन यूनियन को देनी होगी। तो वॉल्वो कार्स ने कहा है कि वो फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट ऑफ इट्स फ्लैगशिप EX90 SUV विच इज अबाउट टू स्टार्ट प्रोडक्शन, और इसमें रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, रिसाइकल्ड कंटेंट, कार्बन फुटप्रिंट सबकी जानकारी जो है हम देंगे। तो पहला जो है ये कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बन गया है, व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गया है। सो इज इन पार्टनरशिप विद UK स्टार्टअप सर्कुलर। ठीक है जी, तो ये EU की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेरू टू अडॉप्ट UPI टेक्नोलॉजी, फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू डू सो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि हम UPI यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, ई-वॉलेट्स के लिए, गूगल पे है, पेटीएम है, तो अब यहाँ पर पेरू भी इसको अडॉप्ट करने जा रहा है। तो पहला साउथ अमेरिकन कंट्री होने जा रहा है पेरू टू अडॉप्ट अ UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम थ्रू अ पैक्ट विद NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। सो सिमिलर एग्रीमेंट्स एस्टेब्लिश्ड विद नामीबिया, भी हमने नामीबिया के साथ साइन किया, फ्रांस के साथ साइन किया। और इससे पहले UPI पे नाउ लिंकेज फैसिलिटेट्स मनी ट्रांसफर विद द सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर। पे नाउ, ठीक है, सिंगापुर में है आपका। इसके अलावा UPI पेमेंट एक्सेप्ट इनेबल्ड इन फ्रांस थ्रू पार्टनरशिप विद लायरा, एंड Feb 2024 रोल आउट इन श्रीलंका एंड मॉरिशस ऑल्सो। तो सीधा देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक समय तक वीज़ा और मास्टर कार्ड की हम बात करते थे, अमेरिकन कंपनीज की बात करते थे। अब एक ऐसा प्रोडक्ट भारत ने डेवलप किया है पेमेंट्स के लिए, जो कि दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, और दुनिया में उस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रही है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा देश जहां पर कैश बहुत डोमिनेट करता था, आज के समय पर किस तरीके से UPI ने पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया इज ऑन कोर्स टू ज्वाइन अ वेरी सेलेक्ट क्लब ऑफ कंट्रीज दैट हैव देयर ओन लॉन्ग फ्लाइट हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग फ्लाइट, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स क्या है अभी हम देखते हैं। सो इट इज इंडिया इज डेवलपिंग इट्स लॉन्ग एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, joining a select group of countries. Now what it is? So it is a type of UAV, that is unmanned aerial vehicle, जो कि ऑपरेट करता है at a very high altitude, that is 18 to 20 किलोमीटर्स। मतलब उस पर्टिकुलर हाइट पर
जहां पर आपके एयरप्लेन्स भी नहीं जाते हैं जनरली। अगर आप एयरप्लेन्स को देखोगे 35-40,000 फीट, ठीक है, ये कितना हो गया 20 किलोमीटर, 60,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली। सो कैन स्टे एयरबॉर्न फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन देन रेगुलर ड्रोन्स। और जो है इंडिया जो है एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहता है फॉर 90 डेज, जो कि मतलब 90 डेज तक वो एयरबॉर्न रह सकता है, सरपासिंग द करंट रिकॉर्ड हेल्ड बाय एयरबस ज़ाइफर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिविलियन एप्लीकेशन है, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन है, सर्वेलियंस कर सकते हैं, अर्थ इमेजिंग हो सकती है। द टेस्ट व्हीकल यूज्ड कन्वेंशनल सोलर पैनल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स को यूज़ किया गया है, लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ किया गया है। द फुल स्केल HAP विल फीचर एडवांस टेक्नोलॉजीज, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स को भी यूज़ किया जाएगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे बेहतर मानी जाती है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है डेवलप करने जा रहे हैं, जो एयरबॉर्न रह सकता है 90 डेज तक, 20 किलोमीटर्स की हाइट तक जो है वो चल सकता है, UAV है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी सिविलियन एप्लीकेशन भी है, मिलिट्री एप्लीकेशंस भी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द इनॉग्रल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, ठीक है जी। अब नाम से क्लियर है, देखिए क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, ठीक है, किस तरीके से हम क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दें। सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, गोल क्या है, वर्किंग ऑन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में 2 दिन का इवेंट हुआ, जिसमें 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रहे फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्रोजेक्ट ऑनर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया और बातचीत हुई कि किस तरीके से एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट लाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम सीधा सीधा अब देखना शुरू कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसमें किसी समय पर ग्लेशियर्स जो हुआ करते थे वो पिघल चुके हैं। 5 से ज़्यादा ग्लेशियर थे, 4 ग्लेशियर ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट जो ग्लेशियर बचा था वो भी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि वो ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये एक सिग्नल है जिसपे कि सीधा सीधा मतलब कह लीजिए कुदरत का, एनवायरनमेंट का, कि आप सुधर जाइए, अभी समय है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। नेक्स्ट आपका इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान, EU लॉन्चेस बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायो, सबसे पहले सवाल आता है कि बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। इंडिया, देखो US के अलाइज हैं, साउथ कोरिया US का अलाई है, जापान, EU और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बट दिस इज फॉर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस टू बिल्ड अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन ऑन बायो फार्मास्यूटिकल्स, वो ड्रग्स जो कि दवाइयाँ जो डिराइव होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो बायो, इसलिए वो शब्द बायो आया है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ, ड्रग्स, और वो ड्रग्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हुई हैं। अब इसका रीज़न क्या है, कोविड-19 पैंडमिक ने जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को शो किया इन द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन लीडिंग टू ड्रग शॉर्टेजेस। सीधा सीधा अगेन चाइना पर फोकस, के बहुत ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है चाइना पर, वो डिपेंडेंस को कम करना, ठीक है जी। सो इनिशिएटेड बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 सैन डियागो USA में हुआ। एक्शन प्लान क्या था, कोऑर्डिनेट बायो फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड द मेंबर कंट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल को डाइवर्सिफाई करना, इंग्रेडिएंट्स को अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज। इंडियन नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन स्टार PV संधू को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल। टबैको का जो कह लीजिए इम्पैक्ट है वो इंडिया में ह्यूमन लाइफ्स पर बहुत बड़े स्तर पर है। सो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टबैको डे ऑन 31 में, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सीधा सीधा हमने एक बैडमिंटन प्लेयर है बहुत फेमस, उनको जो है सरकार ने हायर किया या कह लीजिए ऑन बोर्ड लिया
ताकि यूथ को मोटिवेट किया जा सके कि आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में जाएं रादर देन द tobacco. Shielding youth from the harmful effects of tobacco use, Union Health Secretary addressed the event with a video message highlighting the devastating impact of tobacco. नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट रिकंस्टिट्यूट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी। ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। देखिए जनरली मतलब कह लीजिए आपके कंपनीज एक्ट में और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस ये कहती हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी जो है कंपनीज को कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये जो कमेटी है जिसका मतलब कह लीजिए जिस सुप्रीम कोर्ट द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसमें ये कमेटी जो है बहुत समय से डेड थी, अब इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है। It is an official announcement about the reconstitution of Supreme Court Gender Sensitization and Internal Complaints Committee। और अथॉरिटी किसकी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, ठीक है, यूजिंग देयर लीगल पावर रिकंस्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर कमिटी। इसमें हेड किसको बनाया गया है? जस्टिस सीमा कोहली। ऑब्वियसली अ सुप्रीम कोर्ट जज विल सर्व एज द चेयरपर्सन। 12 मेंबर कमेटी होगी जिसमें जजेस हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, पोटेंशियली अदर रेलिवेंट मेंबर्स। अगर हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स की बात करें, जस्टिस बीवी नागरदना अगेन जो कि सुप्रीम कोर्ट जज हैं, हु इज गोइंग टू बी बिकम द फर्स्ट वुमेन सीजीआई, ठीक है, फर्स्ट वुमेन सीजीआई बनेगी फ्यूचर में। एडिशनल रजिस्ट्रार सुगधा प्रथम, सीनियर एडवोकेट्स मीनाक्षी अरोड़ा एंड महालक्ष्मी पावमी, ठीक है। तो अनाउंसमेंट डज नॉट मेंशन द स्पेसिफिक रीजन फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग द कमेटी, बट ये हाईलाइट करता है ऑनगोइंग कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट की कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस किए जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट में भी काम करने वाले लोग हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है उनके लिए भी जो है आपकी जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। तो उसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है, उसकी चेयरपर्सन जस्टिस सीमा कोहली है, ठीक है, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हैदराबाद का टेन्योर एज द जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना खत्म हो गया है। देखिए एक एक्ट पास किया गया था जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो है बाइफरकेट किया गया, उस समय पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया था जिसमें कहा गया था कि हैदराबाद जो है 10 साल तक जो है जॉइंट कैपिटल के तरह काम करेगा। अब ये जो दिन था वो लास्ट दिन था 2 जून को, 2 जून 2024 को हैदराबाद जो है नो लॉन्गर द जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब जो है आंध्र प्रदेश ने, अभी इससे पहले जो सरकार थी वो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो मुख्यमंत्री थे, वो हार गए हैं इलेक्शन। उन्होंने 3 कैपिटल्स का सुझाव दिया था जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल की बात की थी। अब नई सरकार बनी है तेलुगु देशम पार्टी की जिसमें मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं और उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि ये 3 कैपिटल का कंसेप्ट नहीं हम फॉलो करने चाह रहे हैं, हम एक ही कैपिटल को जो है डेवलप करेंगे, एक ही कैपिटल होगी दैट इज अमरावती, ठीक है। अमरावती जो है सिटी को डेवलप किया जाएगा एज अ कैपिटल और इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है कहा जा रहा है कि होगा इस पूरी की पूरी सिटी को डेवलप करने के लिए एज अ कैपिटल सिटी, ठीक है जी। तो ये है कुल मिला के इसकी कहानी। तो अब अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की फुल फ्लेश्ड कैपिटल बनने जा रही है। नेक्स्ट है बिहार। आंध्र प्रदेश ने जो है स्पेशल स्टेटस की डिमांड की है जिससे फिजिकल जो है बर्डन हो सकता है, पॉलिटिकल डिलेमा है, क्योंकि जो प्रेजेंट कह लीजिए सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस इसी बेसिस पे टूटा था क्योंकि जब पिछली बार चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्पेशल स्टेटस की डिमांड की थी आंध्र प्रदेश के लिए जिसको लेकर सरकार राजी नहीं थी और अलायंस टूट गया था। अब जो है कहीं ना कहीं तेलुगु देशम पार्टी पर ही डिपेंडेंट है जो सरकार है और अब जो है कहा जा रहा है कि ये डिमांड कहीं ना कहीं सरकार को माननी पड़ेगी। अब इसको लेकर एक फिजिकल चैलेंजेस है, इसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसको जाकर थोड़ा सा डिटेल में उसमें डिस्कशन किया है। ब्रीफली इसमें पॉइंट आता है आपका कि ये जो कहानी है सारी की सारी 69 में, ठीक है, 69 में 1969 में ये शुरुआत हुई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। आज के समय पर 11 जो है ऐसे राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं
जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया हुआ है। दो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वो ऑलरेडी बढ़ाकर 32% से 42% कर दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन में। 15th फाइनेंस कमीशन में वो 41% मतलब मार्जिनली रिड्यूस किया गया। बट कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा लेवल पर टैक्सेस ऑलरेडी दिए जाते हैं स्टेट्स को, तो अब जो है स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बैलेंस है, ये कैसे बिठाया जाएगा सरकार, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और दो राज्यों को बहुत ज़्यादा पैसा देना वुड बी कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड फॉर द अदर स्टेट्स। तो इसको लेकर वो डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको चर्चा की है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड अनवील्स इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। तो उत्तराखंड ने जो है पहला, भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म, देखो नाम से क्लियर है एस्ट्रो, ठीक है जी। तो चांद तारों को देखना एक पर्टिकुलर हाइट पे जहाँ पर जो है आसमान क्लियर है, साफ है, तो ये अपने आप में एक कह लीजिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड इज मेकिंग अ रियल पुश टू द लीडर इन एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट इन मसूरी उत्तराखंड में हुआ। मकसद क्या है, अगेन एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करना। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और स्टारस्केप एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी। और फर्स्ट एवर इवेंट वॉज हेल्ड ऑन जून 12, 2024 एट जॉर्ज एवरेस्ट पीक इन मसूरी, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, ये आपका नॉट वॉज, ठीक है, इट इज गोइंग, सॉरी 1 से 2 जून, आई एम रियली सॉरी, 1 से 2 जून को हुआ ये, कहाँ पर, जॉर्ज एवरेस्ट पीक इन मसूरी, यहाँ पर ये एस्ट्रो टूरिज्म, और इसको दिया गया नाम नक्षत्र सभा, ठीक है, नक्षत्र सभा। नेक्स्ट आपका 2 बर्ड सेंचुरीज ऐड की गई हैं बिहार से, 2 बर्ड सेंचुरीज को रामसार वेटलैंड साइट। रामसार वेटलैंड साइट जो है, रामसार एक जगह का नाम है ईरान में। रामसार वेटलैंड साइट 1971 में ये जो हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। वेटलैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, जिसमें पानी जो है, वाटर इज द की टू द इकोसिस्टम, जिसके इर्द गिर्द पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो कि इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। यहाँ पर 2 बर्ड सेंचुरीज को ऐड किया गया है, और अब जो है हो गई हैं टोटल 82 रामसार वेटलैंड साइट्स भारत में। अब ये दोनों कह लीजिए जो रामसार साइट्स हैं, इनका नाम क्या है, नागी और नागटी, ठीक है, नागी और नागटी। यहाँ से हमारी ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक आप देख सकते हैं, ये जिफ, ठीक है, नाग जो है नाच कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में। देखो बिहार शब्द जो है कहाँ से आया, बिहार, बुद्धिस्ट विहार, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। तो जहाँ पर आप रह रहे हैं घर में, वहाँ पर नाग आ गया है, और नाग जो है डांस कर रहा है। तो बिहार में नाग आके डांस कर रहा है, नाटक कर रहा है, ठीक है। तो नाग जो है नाटक कर रहा है, सो नाग नागटी, ठीक है, नाग नागटी कहाँ पर, बिहार में, बिहार से बिहार हो गया, ठीक है। तो 2 रामसार वेटलैंड साइट्स हो गई, और सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स कहाँ पर हैं, यूके में है 175, उसके बाद मैक्सिको में है 144। आगे चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ में। सो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हुआ है 5.63% ऑफ जीडीपी, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। जितना इंडिया ने टारगेट रखा था, भारत सरकार ने टारगेट रखा था, उससे भी हमने बेटर अचीव किया है, ठीक है जी। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट अमाउंटेड टू 16.53 लाख करोड़ और 5.63% ऑफ जीडीपी, विद जीडीपी ग्रोइंग एट 8.2%। अब ये इम्प्रूवमेंट क्यों हो पाई, क्योंकि हमने टारगेट रखा था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.8% होगा, ठीक है, इतना, बट इसको हमने इम्प्रूव कर लिया है 5.63%। देखिए फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को कितना बोरो करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक एक्ट है आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको ऐसे समझो कि एक लिमिट तय की हुई है, किसी एक व्यक्ति कितना लोन किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। तो आप कहेंगे कि कितना लोन किसी व्यक्ति को लेना चाहिए डिपेंड करता है उसकी इनकम पर, ठीक है, उसके एसेट्स पर, ठीक है। तो वैसे ही किसी देश को कितना लोन लेना चाहिए ये डिपेंड करता है उसकी जीडीपी पर। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ये कहता है
कि हमारे देश को या हमारी सरकार को जो फिस्कल डेफिसिट है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो 3% से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0% होना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि जो आप रेगुलर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को खर्चा करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डे टू डे खर्चा जो है लोन से चुका रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो खर्चा है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी जो टोटल जीडीपी है उसका 3% ही आपका फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, जो कितना है 5.63। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? कोविड के बाद जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा किया, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो शूट अप कर गया था 6.7%, तो 6.4%। तो धीरे धीरे जो है हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, 5.63% पर आ गया है। अगले साल का जो टारगेट रखा गया है वो 5.1% रखा गया है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है कम आया है बिकॉज ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ रेट। 8.2% जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही। अगेन नेक्स्ट जो है न्यूज़ इससे रिलेटेड है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रही 8.2%, जो किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही वो रही आपकी 8.2%, विच हैज़ एक्सीडेड ऑल द यू कैन से एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कुछ जो मैक्सिमम दिया गया था, किसी ने 7%, 7.5%, बट इट वेंट अप टू 8.2%। उसका कारण है कि फिस्कल डेफिसिट जो है कम हुआ, रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा कलेक्ट हुआ। देखिए, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 9.6% रही है, बट रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप ये कहते हो कि मेरी सैलरी जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए से बढ़कर जो है 1,10,000 रुपये हो गई है, तो आपने कहा कि जी मेरी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये है नॉमिनल टर्म्स में। अब साथ ही में किसी व्यक्ति ने कहा कि जी मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन था, ठीक है, 6% इन्फ्लेशन था, तो 6% इन्फ्लेशन के बाद क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपया जो है उसकी वैल्यू मतलब वो हो गई आपकी 1,06,000 रुपये। तो जो पिछले साल 1 लाख रुपए था वो अब 1,06,000 रुपये है। तो इसलिए जो है आप अगर देखेंगे तो आपकी जो नेट इनकम बढ़ी वो सिर्फ 4% ही बढ़ी। 10% माइनस 6%, तो ये आपकी नेट इनकम जो है सिर्फ 4% ही बढ़ी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया आपका नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू। देखिए, नॉमिनल वेजेस प्लस 8%, इन्फ्लेशन 6.5%, तो रियल जो वेजेस बढ़े वो 1.5% ही हुए, 1.5%। नेक्स्ट आता है आरबीआई टू अलाउ ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट आउटसाइड इंडिया टू बूस्ट करेंसी यूज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है, मान लीजिए उसको भारत में इन्वेस्टमेंट करनी है, एफडीआई करनी है, एफआईआई लानी है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंडियन करेंसी में जो है ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो मान लीजिए भारत में आता है इन्वेस्टमेंट लेके, एफडीआई हो या एफआईआई हो, तो वो डॉलर्स लेके आया, पहले उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वहाँ पर जो है एक्सचेंज रेट, वो पैसा लेगा, फिर वो इन्वेस्ट करेगा, फिर जो उसने प्रॉफिट कमाया फिर वो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको वापस जो है लेके जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो है यूजेज होती है बहुत ज़्यादा डॉलर्स की। अब हम चाहते हैं कि रुपी की यूजेज बढ़े, तो अब ऑप्शन दिया गया है कि एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा है वो रुपी में अगर अकाउंट को मेंटेन करना चाहता है तो वो रुपी में अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। मान लीजिए उसने रुपी में जो है एक बार डॉलर को कन्वर्ट कराया रुपी में, उसने इन्वेस्टमेंट करा, पैसा कमाया, वो रुपी में ही उसको जो है उसका ग्रोथ मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है, तो उसका जो अकाउंट है वो रुपी में मेंटेन है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो वो बार बार जो एक्सचेंज रेट में हम जा रहे थे वो वहाँ से बचेगा और इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फैसिलिटेट होगी। दैट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पर रुपी अकाउंट को, इंडियन करेंसी को यूजेज जिसकी बढ़े, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े विदेशों में, उस चीज़ को लेकर जो है आरबीआई ने कहा है कि रुपी अकाउंट जो है भारत के बाहर भी खोला जा सकेगा। So RBI is taking bold step to internationalize the rupee. Here is a breakdown. Rupee account abroad, individuals residing outside India can now open rupee accounts, allowing Indian banks
टू ऑफर रुपी डिनोमिनेटेड लोन्स, ठीक है, रुपी में वो लोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है जी। एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स लाइक स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी, ठीक है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल रुपी वॉस्त्रो विल सिंप्लीफाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है जी। और इससे ट्रेड जो है सुगम होगा। एक व्यक्ति है, मान लीजिए विदेश में बैठा ट्रेडर है, वो इंडिया में चीज़ों को भेजता है, इंडियन रुपीज़ को उसको मिलते हैं, वो इंडियन रुपी में ही उसको मेंटेन कर रहा है। उसके बाद मान लीजिए कुछ सामान खरीद रहा है तो इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट कर रहा है, तो इससे ट्रेड में भी इंडियन रुपीज़ ज़्यादा यूज़ होगा। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम डी डॉलराइजेशन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, डी डॉलराइजेशन के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडीबी कमिट्स $2.6 बिलियन इन सॉवरन लेंडिंग टू इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है टू इंडिया। सो एडीबी इन्वेस्ट $2.6 बिलियन इन स्ट्रेंथनिंग की सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। $2.6 बिलियन इन सॉवरन लेंडिंग। दीज फंड्स टारगेटेड वेरियस क्रूशल सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन्हेंस्ड कनेक्टिविटी में यूज़ किया जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है जी, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को लाने में, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी एडीबी के इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाएगा। सॉवरन लेंडिंग के अलावा, ठीक है जी, एडीबी प्रोवाइड एडिशनल टेक्निकल असिस्टेंस एंड ग्रांट्स फॉर सॉवरन प्रोजेक्ट्स। $1 बिलियन जो है वॉज कमिटेड टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ठीक है जी। 1966 में बना था, 68 मेंबर्स हैं, रिमेन अ की प्लेयर सपोर्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी बड़ा योगदान एशियन डेवलपमेंट बैंक का रहा है। नेक्स्ट आता है गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगी इस साल 6.9% रहेगी। अगेन, ठीक है, ऐसा बहुत सारे डाटा पिछले साल भी दिया गया था, बट वी एक्सीडेड दैट लिमिट। सो जीडीपी ग्रोथ रेट को अपवर्ड रिवाइज किया है 10 बेसिस पॉइंट। 10 बेसिस पॉइंट होता है 0.1%, ठीक है, 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.1%। तो यहाँ पर पहले 6.6% था, अब 6.7%। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है रादर, अगर हम कहें। एक्सपेक्ट्स आरबीआई टू कट डाउन इंटरेस्ट रेट्स। इनका मानना है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट होगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होगी, ऐसा इनका मानना है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, इंडिया का कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और एनर्जी का इन्फ्लेशन जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसको नहीं बाहर कर दिया जाता है, कोर इन्फ्लेशन। तो आपको ये पता लगता है कि इन्फ्लेशन जो है किसकी वजह से हो रहा है, वो फूड और फ्यूल की वजह से हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, या बाकी चीज़ों की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अगर फूड और फ्यूल है, दैट मीन्स ये दो चीज़ें हैं जिन पे इमीडिएटली फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो है एवरेज 3.4% एंड बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल 2024। नेक्स्ट आता है आरबीआई हैज ट्रांसफर्ड 100 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए 1991 में हमने बहुत सारा गोल्ड गिरवी रखा था, लिटरली कहें तो गिरवी रखा था, जिससे हमें आईएमएफ से पैसे मिले थे। अब जो है भारत जो है वो गोल्ड भारत में वापस ला रहा है। अच्छा, भारत के पास जितना भी गोल्ड है वो सारा का सारा भारत में नहीं है, वो हमने कुछ गोल्ड जो है, काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है गोल्ड का, वो हमने विदेशों में भी उसको सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आपको। सो मेड अ सिग्निफिकेंट मूव बाय ट्रांसफरिंग 100 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द यूके टू इंडिया। So this repatriation marks the one of the largest gold movements since 1991, ठीक है जी। और 100 टन जो गोल्ड है वो भारत वापस आएगा, और पहली बार ऐसा होगा, ठीक है, कि इंडिया के पास जो गोल्ड भारत में है, इंडिया का गोल्ड, वो सेव है, ठीक है। सो एम्स टू क्रिएट मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन वॉल्ट्स। वॉल्ट्स मतलब जहाँ पर गोल्ड रखा जाता है। So India's total gold reserve stands at 822 tons with a larger portion now stored domestically over 408 tons. तो 822 टन में से 408 टन के लगभग भारत में स्टोर किया गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है
प्रीवियसली जो है बेसिकली क्या होता था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए हम विदेशों में रख लेते थे। दूसरा सेफ्टी का इशू था भारत में, और कहीं ना कहीं ये भी इशू है कि हम जो है लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मान लीजिए कोई आपको गोल्ड किसी को दे के पैसा लेना है, तो विदेश में पड़ा है, लंदन में पड़ा है, तो लंदन में ही आपने वो गोल्ड किसी भी देश को दिया, गिरवी रखा और वहां से पैसा ले लिया। अब आप वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट हैं, आप हमारा गोल्ड वापस हमें दे दीजिए, हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट आपका नीदरलैंड इमर्जेस एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24। अगेन इसमें हमने लास्ट एक सेशन में पढ़ा था कि चाइना जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पर उसमें ट्रेडिंग पार्टनर में एक है कि चाइना से हम बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी कम है, ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। नीदरलैंड जो है तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है हमारा, और नीदरलैंड के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, ट्रेड डेफिसिट नहीं है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। ठीक है जी। नीदरलैंड हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा। और एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लाइट ओवरऑल मतलब जो कह लीजिए ट्रेड है वो थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, पर एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो मतलब कुल मिला के इंपोर्ट कम हुआ होगा। एक्सपोर्ट टू द नीदरलैंड इंक्रीज बाय 3.5%। एंड इसमें क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं नीदरलैंड्स को? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल जो है प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद द नीदरलैंड हैज़ ग्रोन टू $17.4 बिलियन। ओवरऑल द जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो जो है लगभग $27 बिलियन के है। ठीक है, $27 बिलियन के लगभग दोनों देश ट्रेड करते हैं। ग्लोबल पब्लिक डेट जो है 97 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है 2023 में। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है लगभग। दुनिया का टोटल जो डेट है, पब्लिक डेट है, वो 97 ट्रिलियन डॉलर्स है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का लगभग 24 टाइम्स। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट पेंट्स अ कंसर्निंग पिक्चर ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है जी, ग्लोबल पब्लिक डेट जो है 97 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसमें जो नंबर है अफ्रीकन नेशंस का जो डेट का वो काफ़ी बड़ा है। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है, मतलब डेट टू जीडीपी रेशो होता है कि अगेन कितना आपका डेट है पर जीडीपी। मान लीजिए आपकी जीडीपी $100 बिलियन की है फॉर एग्जांपल, तो मान लो अगर आपने $60 बिलियन का लोन ले रखा है, डेट है, तो 60% हो गया ये, 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 60% से ज़्यादा जो अफ्रीका के देश हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 60% से ज़्यादा है, वो जो है 2013 में 6 ऐसे देश थे। ठीक है, लगभग 55 देशों में से अब ये 27 ऐसे देश हो गए जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 60% से ज़्यादा है। ठीक है जी, और डेवलपिंग नेशंस जो है उनका बहुत बड़ा चंक जो है पैसे का वो ब्याज देने में, इंटरेस्ट देने में चला गया है। $847 बिलियन इन 2023, $847 बिलियन, जो कि 26% इंक्रीज है 2021 के मुकाबले में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो लगभग 81% है। तो अब आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, डेट टू जीडीपी रेशो इंडिया का बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखें, जापान में 200% से ज़्यादा है, यूएस में भी लगभग यही नंबर है। ये नंबर तब तक ठीक है जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आप डेट को सर्विस में, मतलब एक लोन ले रहे हैं दूसरे लोन को चुकाने के लिए, जो जिसको कहा जाता है डेट ट्रैप, जो कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन है, वो सबसे खराब होती है। ठीक है, वो भारत के साथ नहीं है। FRBM टारगेट मिस्ड। सो ये हमने FRBM के टारगेट्स के बारे में पहले भी चर्चा की, जिसमें बात थी कि डेट टू जीडीपी रेशो 60% तक लाया जाएगा बाय 24-25, जो कि हमने मिस कर दिया है। तो हम उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हमने 60% का टारगेट रखा हुआ है। 81% हमारा जो है डेट टू जीडीपी रेशो है। इट शुड कम डाउन, बट ओवरऑल अगर हम देखें इट्स नॉट अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। तो सबसे पहले डिफेंस न्यूज में बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन commenced on the first next generation offshore petrol vessel। ये किसके लिए हुआ है? ये आपका हुआ है
इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। सो रिसेंटली कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड on the first next generation offshore patrol vessel for the Indian Coast Guard. So this is boosting India's maritime security. नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है एड्रेस करेगा मॉडर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को। टेक्नोलॉजिकली एडवांस शिप्स होंगे इक्विप्ड विद द कटिंग एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। पावरफुल propulsion है यहाँ पर, पावर्ड विद ट्विन डीजल इंजन्स। इट कैन अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ 23 नॉट्स, 23 नॉट्स नॉटिकल माइल। ठीक है जी, नॉटिकल माइल्स आपका होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है जी, एक नॉटिकल माइल में होता है, एक माइल में होता है आपका 1.6 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, 1 नॉटिकल माइल और 1 माइल में जो है देयर इज अ डिफरेंस। एक्सटेंडेड रेंज विद अ रेंज ऑफ अप टू 5000 नॉटिकल माइल्स। ठीक है जी, सो इट कैन पेट्रोल वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ कोस्ट लाइन। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट और है कि अगर हम इंडिया के कोस्टल वाटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 जो है मेन एजेंसीज आती हैं। एक आपका मेरीन पुलिस आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड आती है और नेवी आती है। तीनों का बहुत स्पेसिफिक जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में जो है इसको देखा जाता है। नेक्स्ट आपका इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी पार्टिसिपेट इन मेगा मल्टीनेशनल वॉर गेम्स। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयज रफाल फॉर रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुई? अलास्का में। अलास्का कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए की एक स्टेट है। ये किसी समय पर रशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने जो है इसको यूएस को दे दिया था कि यहाँ तो बर्फ़ है। बाद में पता लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज जो है क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं। Indian Air Force is showcasing its combat prowess by deploying its advancement Rafale fighter jets in the Red Flag multinational air exercises. लोकेशन है आइल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का और एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया रफाल फाइटर जेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका चाइनीज वेसल्स मेंटेन प्रेजेंस इन द ईस्ट चाइना सी नियर द डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड्स फॉर द रिकॉर्ड 158 डेज। लगभग आप कहिए तो 5 महीने से ज़्यादा का समय जो है चाइनीज़ वेसल प्रेजेंट रहे सेनकाकू आइलैंड्स। अब ये सेनकाकू आइलैंड्स क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए, चाइना के ईस्ट में और जापान के साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेनकाकू आइलैंड्स मिलते हैं। ठीक है, जिनको दायो आइलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, दायो आइलैंड्स या सेनकाकू आइलैंड्स भी कहा जाता है और ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन द चाइना एंड जापान। सॉरी, इवन जो है आपका ताइवान भी इसको जो है क्लेम करता है। सो डिस्प्यूट हैज बीन अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द जापान एंड चाइना रिलेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेनकाकू आइलैंड्स की बात करें तो ईस्ट चाइना सी में लगभग 205 माइल्स है ये ईस्ट ऑफ चाइना एंड 1200 माइल साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। दोनों ही इसको जो है क्लेम करते हैं। देखिए, इसका क्लेम अगर आप देखें सेनकाकू आइलैंड्स का, चाइना ये कहता है कि 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है चाइनीज जो भी सिविलाइजेशन रही हैं उनका कंट्रोल रहा है। बट 1895 के बाद जो है जब जापान स्ट्रांग होने लगा, वहाँ पर कंट्रोल आता है जापान का। ये कंट्रोल रहता है 1945 तक। ठीक है जी, 1945 से लेकर 1972 तक जो है यूएस का कंट्रोल रहा, क्योंकि जापान की आर्मी डिसबैंड कर दी गई थी। वो जो पूरा का पूरा कंट्रोल था यूएस का था। तो यूएस ने जो है इन आइलैंड्स को जो है कंट्रोल किया। उसके बाद 1972 में ये आइलैंड्स दे दिए गए किसको? जापान को वापस। अब रिसेंटली 2013 में इसमें से कुछ अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन थे, वो भी जापान को ट्रांसफ़र किए गए, जिसको लेकर चाइना ने जो है कह लीजिए प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये ट्रेडिशनली ये जो आइलैंड्स हैं सेनकाकू आइलैंड्स, ये हमारे पास थे, ये चाइना की टेरिटरी है। ठीक है जी। अगर हम सेनकाकू आइलैंड्स की बात करें तो इसको पिनाकल आइलैंड्स भी कहा जाता है या दायो आइलैंड्स इन चाइना। ठीक है, दायो आइलैंड्स इन चाइना एंड एज द तायो ताई। ठीक है, ताई से याद रखना ताइवान। ठीक है, ताइवान में तायो ताई आइलैंड्स कहा जाता है। आर अ ग्रुप ऑफ अनइनहेबिटेड आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। और खास बात इसमें क्या है? खास बात ये है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं, कच्चे ऑयल के जो है यहाँ पर भंडार हैं। इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सीधा इन देशों के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है पाकिस्तान लॉन्चेस पाकिस्तान MM-1 सैटेलाइट विद चाइनाज असिस्टेंस। देखिए, जब से मैंने आपको पिछले एक सेशन में भी बताया था कि जब से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, या कह लीजिए चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद
ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई है कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए थे, इंडिया कहाँ पर पहुँच चुका है, चांद पे पहुँच गया है, अपना सक्सेसफुल मिशन वहाँ पर ले गया, इंडिपेंडेंटली वो मिशन जो है भारत ने प्लान किया, डिज़ाइन किया, एग्जीक्यूट किया। और पाकिस्तान का जो सुपार्को वहाँ पर एक, जैसे हमारा यहाँ पर इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सुपार्को, वो जो है अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है। दो अगर आप पाकिस्तान के सुपार्को मिशन की बात करें, वो इसरो से पहले एस्टेब्लिश कर लिया गया था, पर पिछले लगभग 60 सालों में कुछ खास काम वहाँ पर नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं चाइना की असिस्टेंस से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। सो सक्सेसफुली लॉन्च सेकेंड सैटेलाइट इन अ मंथ। पाकसैट MM1 मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये चाइना की असिस्टेंस से भेजा गया है। इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च है। इसको लॉन्च किया गया है शीचंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, सिचुआन वहाँ का कह लीजिए जहाँ से चाइना सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। डेवलप्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पाकिस्तान स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सुपार्को, एंड द चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये इनका एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है जी, तो ये मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि सीधा सीधा वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल न्यूज़। सो क्लॉडिया शेनबॉम बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। इससे पहले ये मैक्सिको सिटी की मेयर रही हैं और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मैक्सिको के, उन्हीं की कह लीजिए पॉलिटिकल सक्सेसर हैं। और शी विल बी द फर्स्ट जूइश लीडर ऑफ द जूइश हेरिटेज टू होल्ड द ऑफिस, पॉलिटिको रिपोर्टेड, एंड शी हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको। शी गॉट नियरली 58% ऑफ द वोट अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिजल्ट, एंड outgoing Mexican President Andre Manuel, who mentored Sheinbaum, has congratulated her on her victory। ठीक है जी, तो उन्हीं के कह लीजिए पॉलिटिकल सक्सेसर हैं और मैक्सिको सिटी की मेयर रही हैं। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अगर आपको याद हो, हमने मैक्सिको के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा है कि पर कैपिटा जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, पर कैपिटा फॉरेन रेमिटेंसेज सबसे ज़्यादा अगर कोई देश रिसीव करता है उसका नाम है मैक्सिको। ओवरऑल भारत है, बट पर कैपिटा के हिसाब से आपका मैक्सिको है। नेक्स्ट आपका ओम बिरला बिकम्स फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन 20 ईयर्स टू बी री इलेक्टेड एज लोकसभा MP। पिछले 20 सालों में कोई भी लोकसभा MP, इससे पहले सुमित्रा महाजन थी, उनको टिकट ही नहीं दी गई थी, तो वो चुन के आने का तो सवाल नहीं उठता है। उससे पहले सोमनाथ चटर्जी थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 20 सालों में कि कोई जो लोकसभा के MP हैं, मतलब एज एन MP वो चुन के आए हैं। ठीक है, अभी स्पीकर नहीं बने हैं, और या मतलब अभी तक इनका नाम कोई प्रपोज नहीं किया गया है एज अ स्पीकर, बट आइडिया ये कि लोकसभा के MP दोबारा चुने गए हैं। कोटा जो राजस्थान में बहुत फेमस, ठीक है जी, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस माना जाता है, वहाँ से 41,000 वोट से जो है जीत कर आए हैं। फर्स्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन 20 ईयर्स टू बी रीइलेक्टेड टू द लोअर हाउस। लास्ट स्पीकर जो रीइलेक्ट हुए थे वो P.A. सांगमा हुए थे 1998 में। P.A. सांगमा के बाद, जो कि मेघालय से आते हैं, GMC बालयोगी बने थे, जो कि तेलुगु देशम पार्टी, जो अभी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में रूल कर रही है, बिकेम द स्पीकर इन 1999 बट डाइड इन 2002। ठीक है जी, उसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी, वो हार गए थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर दोबारा MP चुनकर आए हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट न्यू स्पेसक्राफ्ट ऑन मेडन क्रूड टेस्ट फ्लाइट। देखिए, इसका सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंडियन अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ द बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, पहली महिला बन गई हैं टू पायलट अ न्यू ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट। अब ये ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? वो स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाता है और वापस लेकर आता है, उसको बोला जाता है ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट। तो ये पहला मिशन था इस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का, और उसका पायलट जो है वो एक महिला बनी, और इंसिडेंटली वो महिला भारतीय मूल की हैं। सुनीता विलियम्स अमेरिकन सिटीजन ही हैं, भारतीय मूल की हैं। तो ये
जो है खास आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 और लॉन्च साइट क्या थी? केप कैनवेरल, जो कि फ्लोरिडा स्टेट ऑफ यूएस में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका फिलेमॉन यांग ऑफ कैमरून इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अपकमिंग जनरल असेंबली सेशन। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। कैमरून जो कि छोटा सा देश है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उनके जो कह लीजिए प्रधानमंत्री हैं फेलोमन, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन का प्रेसिडेंट। सो यांग विल सक्सीड डेनिस फ्रांसिस ऑफ ट्रिनिडाड टोबैगो, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द 78th UNGA सेशन when the 79th session opens on September 10 at the United Nations headquarters in New York। तो जब मतलब कह लीजिए सितंबर 10 को सेशन होगा शुरू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तब जो है ये प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे के सारे देश हैं, इसमें 1 कंट्री 1 वोट का प्रिंसिपल है। और ये जो है आपका पहला जो सेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था, बाद में जो है ये कहाँ शिफ्ट हो चुका है? आपका न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है, यूएस में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो निम्हांस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। सो निम्हांस क्या है? निम्हांस है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इसको जो है अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है निम्हांस के एफर्ट्स को, कंट्रीब्यूशन को फॉर प्रमोटिंग द मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये एस्टेब्लिश किया गया था 2019 में बाय WHO। नेल्सन मंडेला अवार्ड ऑनर्स करता है उन इंडिविजुअल्स को, उन संस्थाओं को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आउटस्टैंडिंग काम करती हैं इन द हेल्थ प्रमोशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी विज द गुडलेप्पा हलकिरी अवार्ड 2024। सो सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी रिनोन्ड कन्नड़ पोएट हैं, प्ले राइट है, कॉलमनिस्ट है, ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हलकिरी अवार्ड फॉर 2024। सो ये अवार्ड जो है दिया गया है गुडलेप्पा हलकिरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा, और इसका सिग्निफिकेंस है 19th एनुअल अवार्ड है जो कि रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कन्नड़ लिटरेचर। ठीक है जी। सो अवार्ड प्रेजेंट किया गया 6 जून को। अब ये गुडलेप्पा हलकिरी जो थे ये फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन थे। ठीक है, ट्रू सेंस में गांधीयन थे। एंड ही फाउंडेड द गांधी ग्रामीण गुरुकुल रेजिडेंशियल स्कूल, और इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत अचीवमेंट मतलब की हैं, उनकी अचीवमेंट्स रही हैं लिटरेचर में, सोसाइटी में, सोशल सर्विस में, और जो है वो अपने आप को एक गांधीयन कहते थे, लिबरेशन वॉरियर हु शेयर्ड द गांधीज बिलीव्स। तो उन्हीं आइडियल्स को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मिला है सिद्धलिंगा। ठीक है, तो सिद्धारमैया, ठीक है, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, उसी से मिलता जुलता सिद्धलिंगा। ठीक है, और अदरवाइज आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं लिंगायत मूवमेंट से। ठीक है, लिंगायत मूवमेंट कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो सिद्धलिंगा, ठीक है, लिंग जो है बाजू पर बांध के रखते हैं, लिंगायत। नेक्स्ट आता है आपका C. विंस UN WSIS 2024 प्राइज चैंपियन अवार्ड। तो यहाँ पर जो C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये जो अवार्ड दिया गया है मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस अवार्ड थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। बेसिकली इसमें कुल मिला के अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उस पर्टिकुलर टावर में जो भी मोबाइल फोन्स होंगे उनको मैसेज पहुंचाया जाएगा कि भाई साइक्लोन आ रहा है, कोई अर्थक्वेक है, या जिस तरीके का भी कोई डिजास्टर है, वो डायरेक्टली उस जगह पर मैसेज जो है दिया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आ रखा है, वो उस जगह का नहीं है, मान लीजिए ये साइक्लोन आ रहा है उड़ीसा में, एक व्यक्ति जो है गुजरात से वहाँ जा रखा है, तो उस सर्कल में जो भी मोबाइल होंगे उनको लोकल लैंग्वेज में जो है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में वार्निंग पहुंच जाएगा, ताकि वो व्यक्ति जो है
इमीडिएट जो है अपना एवैक्यूएशन कर सके और अपने लेवल पर जो है एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम कर सके। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए ये जो कह लीजिए मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग इमरजेंसी अलर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है, मैसेज सिस्टम है, इसको रिकग्नाइज करते हुए ये अवार्ड CDOT को दिया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। द प्रोजेक्ट वॉज रिकग्नाइज्ड अंडर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस E7 environment in the category of benefits for all aspects in the E, that is environment categoरी। ठीक है, CDOT जो है एक इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाया गया है, रियल टाइम डिलीवरी देगा लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन टू मोबाइल फोन्स वाई सेलुलर नेटवर्क्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोवाइड्स जियो टारगेटेड मल्टी हजार्ड अलर्टिंग विद मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट एनहेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो उस व्यक्ति तक मल्टीलैंग्वेज कैपेबिलिटीज होंगी, अलग अलग भाषाओं में उसको अलर्ट पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एग्रीज टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। यहां पर सवाल आता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बीच में कन्फ्लिक्ट आया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने यहां तक कहा कि हम जो है कोई भी देश जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ रिश्ता रखेगा उसको हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अब बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट्स का नुकसान ना हो तो एक नई बॉडी जो है बनाई गई जिसका नाम था वर्ल्ड बॉक्सिंग। भारत ने भी इसमें आवेदन दिया कि हम भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे प्लेयर्स जो है खेले, ओलंपिक्स खेले। तो यहाँ पर जो है आवेदन दे दिया गया है, जो कि लगभग तय है कि भारत भी इसका मेंबर बन जाएगा। तो ये एक कंट्रोवर्सी आई। सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग, अ न्यू इंटरनेशनल फेडरेशन क्रिएटेड टू सिक्योर बॉक्सिंग प्लेस इन द ओलंपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, सो जनरल असेंबली ने अप्रूव द मेंबरशिप, जो कि अब वर्ल्ड बॉक्सिंग की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएगा, जो कि लगभग तय है कि भारत को मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है जी, सो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का जो कह लीजिए हेडक्वार्टर है वो लक्समबर्ग में है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया एग्रीइंग टू ज्वाइन वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो कि नई कमेटी बनाई गई है आफ्टर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, सो दिस कम्स आफ्टर कि जब उन्होंने कहा कि हम जो भी प्लेयर इसके साथ रिलेशन रखेगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ, वो जो है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको ओलंपिक्स में नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे। नेक्स्ट आता है पुगलिस, दैट इज बॉक्सर अमित पंघल सिक्योर्स पेरिस ओलंपिक कोटा इन मेंस 51 kg कैटेगरी। तो यहाँ पर अमित पंघल पंचेस इज वे टू पेरिस ओलंपिक्स। इंडियन बॉक्सर अमित पंघल सिक्योर्ड कोवेटेड स्पॉट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 in the men's 51 kg category। ठीक है जी, तो he has become the 5th Indian boxer to qualify for Paris following the निशांत देव, निखत जरीन, प्रीति पवार एंड लोवलिना बॉर्गेन। नेक्स्ट आता है इंडिया सरबजोत सिंह क्लिंचेस गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप। सबसे पहले तो ISSF क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसमें सरबजीत सिंह ने दूसरी बार जो है गोल्ड ले लिया है। सो वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल 2024 म्यूनिक में जर्मनी में हुआ। लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द इवेंट, सेकंड इंडिविजुअल ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड फॉर सिंह। सो ही वॉन द सेम शूटिंग इवेंट इन द भोपाल लास्ट ईयर भोपाल में हुआ था, तब ये गोल्ड मेडल जीता गया था। इस बार फिर जो है सरबजोत सिंह ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। सो इसरो एंड विप्रो जो है 3D कोलैबोरेट ऑन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। सबसे पहले तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है, देखिए 3D प्रिंटिंग इस तरीके से जो है कह लीजिए कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। 3D प्रिंटिंग से आजकल घर बनने शुरू हो गए हैं। देखिए घर में आप ईंट लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे और सीधा 3D प्रिंटिंग से आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हो। जहाँ पर एक घर बनने में सपोज 6-7 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग से पूरा का पूरा घर 1 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। वैसे ही आप किसी भी स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। इसको कहा जाता है 3D प्रिंटिंग। ये काफ़ी नया है। तो इंजन जो है इससे डेवलप किया गया है। सो इसरो एंड विप्रो 3D हैज सक्सेसफुली 3D प्रिंटेड अ रॉकेट इंजन जिसका नाम है PS4। ये इंजन जो है पावर करेगा 4th स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को।
This accomplishment is considered as a paradigm shift in the space manufacturing, paving the way for additive manufacturing in the space exploration. तो इसको additive manufacturing भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ISRO develops प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस। सो प्रवाह, ठीक है, किसी भी चीज़ का फ्लो बेसिकली। तो यहाँ पर जो है ISRO की इनोवेशन है। सो दे हैव डेवलप्ड अ पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल कॉल्ड प्रवाह, जिसका फुल फॉर्म है पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। अगर इन शॉर्ट अगर इसकी बात करें तो किस तरीके से जो है यहाँ पर एरोडायनेमिक डिज़ाइन होगा, ठीक है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है वो बिहेव करेगा, क्या एरोडायनेमिक्स होंगी, उस पूरे के पूरे कह लीजिए सिस्टम को सिमुलेट किया जाएगा। सो दिस सॉफ्टवेयर सिमुलेट्स एयर फ्लो अराउंड द वेरियस स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अलग अलग स्पेसक्राफ्ट में किस तरीके का एयर फ्लो होगा, लॉन्च व्हीकल्स, विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स, नॉन विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स, सबको जो है टेस्ट कर सकेगा ISRO इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसका नाम रखा गया है प्रवाह। ठीक है जी। सो इट हैज़ प्लेड अ रोल इन द गगनयान प्रोग्राम, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसमें भी ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, HLV-M3 लॉन्च व्हीकल, दैट इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, सब में जो है एरोडायनेमिक फ्लो कैसा होगा, स्पेसक्राफ्ट की, विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स की, लॉन्च व्हीकल्स की, उसमें इस सॉफ्टवेयर से मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है साउथ कोरिया एस्टेब्लिशेस नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसका नाम दिया उन्होंने कासा। ठीक है, नाम क्या दिया है, कासा, जैसे नासा है, ठीक है, जैसे ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है जापान स्पेस एजेंसी, वैसे इन्होंने नाम दिया है कासा। ठीक है जी। सो साउथ कोरिया हैज टेकन अ जायंट लीप फॉरवर्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाम दिया है कासा। सो न्यू स्पेस एजेंसी, इट विल स्पीयरहेड साउथ कोरियाज एरोस्पेस सेक्टर, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बॉल्स्टर करेगा। एंड they have passed a special law passed in January to consolidate space related government organization। ठीक है, अब इन्होंने अपने लिए मार्स मिशन का टारगेट भी सेट कर लिया। साउथ कोरिया हैज सेट अ बोल्ड गोल ऑफ लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स बाय 2045। इसके अलावा द कंट्री हैज प्लान्ड $72.6 बिलियन, ठीक है, जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे स्पेस मिशन में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रशियन कॉस्मोनॉट, जो है पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस जो है स्पेंड किया है। तो लगभग अगर हम बात करें 365 दिन, तो जो है 3 साल, लगभग 3 साल जो है इन्होंने स्पेंड किए हैं अपने स्पेस में। सो रशियन कॉस्मोनॉट लॉग्स 1000 डेज इन स्पेस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट। सो 59 ईयर ओल्ड ओलेग कोनेन्को, ठीक है, कौन है जो एक लेग के सहारे खड़ा है ना, मतलब ऐसे समझ लो याद करने के लिए, कौन है जो एक लेग के, कौन है जो एक लेग के सहारे खड़ा है। सो 59 ईयर ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट जिन्होंने 1000 दिन स्पेंड किए हैं स्पेस में। दिस अकम्प्लिशमेंट मेक्स हिम द फर्स्ट ह्यूमन टू अक्यूमुलेट अ टोटल ऑफ 1000 डेज इन द स्पेस। सो हिज जर्नी टू रिकॉर्ड इन्वॉल्व 5 सेपरेट मिशंस, 5 सेपरेट मिशंस में सिंस 2008 इन्होंने ये पूरे, मतलब पिछले 15 साल में, लगभग 15-16 साल में इन्होंने ये 3 साल अपने स्पेस में बिताए हैं। ठीक है, इज करेंटली अ पार्ट ऑफ ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपीडिशन, विच बिगेन इन सितंबर 2023। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 2024 3 जून को। सो 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे होता है। बाइसाइकिल से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 3। सो डेजिग्नेटेड थीम क्या था इस बार का, प्रमोटिंग हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। तो सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया और ऑब्वियसली इससे हेल्थ इंप्रूव होगी और इक्विटी, सबको बराबर मौका मिलता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो हेल्थ, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो हेल्थ अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो इन्वायरमेंट डे आ गया 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बहुत फेमस। ठीक है जी। फोकस क्या है, कॉल टू एक्शन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। ये एक वैसा समय है, इसमें प्लानिंग बनाने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन जो है ग्लोबल हेल्थ इशू है, जिससे लगभग 70 लाख लोगों की हर साल डेथ हो रही है। ठीक है, एशिया, और इसमें मेजर जो जान जा रही है वो एशिया पैसिफिक रीजन में जा रही है। पर्पस अगर हम बात करें, टू रेज अवेयरनेस, इंस्पायर एक्शन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम लिटरिंग टू क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। 2024 का थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। 2024 का ये आपका थीम है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, तो 3 को बाइसाइकिल डे। फिर इन्वायरमेंट अच्छा हुआ, इन्वायरमेंट के बाद जो है आप चाहते हैं खाने पर फोकस किया जाए, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपको खाना पीना भी अच्छा मिलेगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, सो सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 7 जून, रेज अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, इनकरेज एक्शंस टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेसेस। सो सेफ फूड इज एसेंशियल फॉर एवरीवन्स हेल्थ एंड वेलबींग। और इस बार का थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइजिंग द नीड इन प्रोएक्टिव सेफगार्डिंग द फूड सप्लाई फ्रॉम पोटेंशियल हजार्ड्स। तो ये इस बार का थीम है, जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उनसे सेफगार्ड करना फूड सेफ्टी को, ये इस बार का थीम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, जब फूड ठीक है तो जो लोग खाना खा के फेंक देते थे खराब खाने को, उससे ओशन नुकसान होता था, अब ओशन का नुकसान नहीं होगा। याद करने का तरीका, ठीक है। तो 8 जून को है आपका वर्ल्ड ओशन डे, सो सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस, प्रमोट देयर कंजर्वेशन। फर्स्ट प्रपोज्ड एट द 1992 रियो अर्थ समिट, ठीक है, या सिंपली अर्थ समिट। कहाँ पर हुई थी? ये ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में। इस बार का थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ्स, ठीक है, न्यू डेप्थ्स को अवेकन करना, तो ये इस बार का थीम है, ठीक है जी, वर्ल्ड ओशन डे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। और अब जो है हम कंटिन्यू रखेंगे हमने हमारे वीकली सेशंस को। बीच में कुछ समय के लिए हमारे सेशंस जो हैं डिरेल हो गए थे, सो विल ट्राई टू कंटिन्यू द सेशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के इश्यूज़ हैं उनको हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ताकि उसको हम करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, और जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो अलग से हम जो है उसको लेकर वीडियोस लेकर आएँ। दैट इज़ द इंटेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।